नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और कल जो शांति अमेरिका और ईरान के बीच नजर आई थी वो क्षणिक रही। दुनिया को लगा था कि अब फिर से अमेरिका रुक गया है, फिर हो सकता है वार्ता हो। हालांकि ईरान ने कल के स्टेटमेंट में जो हमने अपने कार्यक्रम में आपको दिखाया था, उसमें ईरान ने कहा था कि अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर दिन अमेरिका और ट्रंप ईरान को ही सही साबित कर रहे हैं और हर गुजरते वक्त और बढ़ते संघर्ष के साथ ईरान एथिकली अमेरिका पर एक बड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो युद्ध शुरू हुआ है, अब इसे युद्ध ही हम कहेंगे, इसे तात्कालिक संघर्ष वगैरह कहना, आप समझ लीजिए कि सही खबर को डाइल्यूट करना, खबर की गंभीरता को कम करना, यही है और कुछ नहीं है। अब ये युद्ध है। पहले फेज का जो 28 फरवरी से शुरू हुआ 40 दिन तक चला युद्ध था, उसके बाद जब सीज फायर की प्रक्रिया शुरू हुई, सीज फायर नहीं कहेंगे, सीज फायर की प्रक्रिया, एक तात्कालिक रूप से युद्ध रुका और फिर परमानेंट समाधान, एक जो है अस्थायी समाधान की तरफ ईरान अमेरिका के साथ बढ़ने की कोशिश करने लगा। उस फेज के बाद करीब करीब 2 महीने का वक्त गुजर चुका है। इन 2 महीनों में बीती रात सबसे भीषण युद्ध हुआ है। इससे पहले 2 दिन और भी युद्ध हो चुके हैं। एक दिन में करीब करीब 170 के आसपास हमले हुए थे, दूसरे दिन 100 हमले हुए। लेकिन उन दोनों दिनों से भीषण युद्ध जो बीती रात का युद्ध था वो था। इसमें करीब करीब 200 ठिकानों पर हमले हुए। 140 जगहों पर तो अमेरिका ने मिसाइलें गिराई ईरान के भीतर। शुरुआत वहीं से हुआ, 140 ठिकानों पर। और फिर जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा और पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई। 5 देशों, आपको थंबनेल में 5 लिखे आ रहे होंगे, लेकिन मैं 6 देशों का नाम गिनाऊंगा क्योंकि 5-6 चल रहा है तो हमने 5 लिखा। नीचे की लिमिट बढ़ाने के लिए, सनसनी के लिए 6 भी लिख सकते, 5 और 6 में कोई नहीं, लेकिन मैं 6 देशों का नाम गिना देता हूं आपको। बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, कतर और यूएई, इन 6 देशों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। इन हमलों में अमेरिका का कमांड सेंटर, जो कमांड यूनिट है, वो कमांड यूनिट पूरी तरह तबाह हो गया। अमेरिकी फाइटर जेट्स का हैंगर वो नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, जो वॉरशिप है अमेरिका के युद्धपोत, और 20-20 युद्धपोत, खुद ही सेंट्रल कमांड ने बताया था कि 20 युद्धपोत इस वक्त समंदर में हैं। तो जो युद्धपोत में लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, 2 काम युद्धपोत के लिए प्लेटफॉर्म होता है, वहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट और फ्यूल, ये दोनों युद्धपोत लेते हैं। ईरान का तो ये भी दावा है कि जो युद्धपोतों का वॉरशिप का प्लेटफॉर्म है उसे भी उड़ा दिया है ईरान ने। यानी बीती रात में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए, जो लेकिन जो रिटेलिएशन रहा, उस रिटेलिएशन में ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। और ये 5 देश वो हैं जहां पर अमेरिका के बेस और महत्वपूर्ण बेस यहीं से संचालित सारे हो रहे हैं। जो हमले हुए, दरअसल इतना बड़े पैमाने पर 5-6 देशों पर एक साथ हमला करना क्यों पड़ा? जो हमले हुए वो युद्धपोतों के बजाय इन बेसों से हुए थे और लगातार वहीं से हो रहे। लेकिन कल बहरीन से बड़े पैमाने पर हमले हुए और उसके बाद फिर ईरान की तरफ से ये तबाही आईआरजीसी ने शुरू की। भाव को लाइए, मैं एक एक आपको तथ्य जो हिंदी में हम तमाम मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को, स्वागत है भाव, हिंदी में जहां जहां से अलग अलग रिपोर्ट लाए हैं उसको कलेक्ट करके, ताकि इंफॉर्मेशन सारी हो जाए। वो हिंदी अंग्रेजी भाषा बाधक नहीं है, बस कम्युनिकेशन में हमारे सुविधा होती है। लाइए शुरू करिए एक एक करके, एक सीक्वेंस में एक एक करके शुरू करिए। होर्मुज बंद पर भड़का अमेरिका, ईरान पर बहरीन से दागी मिसाइलें, 7 शहरों के 12 ठिकाने तबाह।
आगे चलिए। जानकारी के अनुसार चाबहार, बुशहर, बंदर अब्बास और सिरिक जैसे शहरों में एक के बाद एक कई शक्तिशाली धमाके सुने गए। चाबहार फिर टारगेट पर है, जहां पर भारत का 1000 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है अमेरिकी बमबारी में। और बुशहर फिर न्यूक्लियर सिटी भी इसमें शामिल है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता और उन ठिकानों को नष्ट करना था जहां से ईरान अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमले की योजना बना रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुष्टि की एक्स पर कि यह हमले कमांडर इन चीफ यानी राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे निर्देश पर किए गए हैं। आगे चलिए। चेंज करिए, थोड़ा सा स्पीड बेहतर करिए बस। यूएस सेंट्रल कमांड ने ट्वीट किया, एट 7:15 PM ET today, US Central Command forces began launching the third round of strike this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces bluntly attacked MV GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz, a civilian crew. ये सेंट्रल कमांड ने कहा कि एक जहाज पर, एक टैंकर पर जो साइप्रस फ्लैग्ड था, उस पर आईआरजीसी ने हमला किया और उसके जवाब में हमने फिर से थर्ड राउंड ये हमला लॉन्च किया है। और युद्ध मंत्री यानी रक्षा मंत्री अमेरिका के पीट हेग्सेथ वो उसको रीपोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, ईरान मेड ए पुअर चॉइस, नाउ दे पे। ईरान ने गलत रास्ता चुना है, अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये हेक्सेथ हैं, इन्हें 125 दिन के बाद भी सच्चाई अभी हजम नहीं हो रही है कि कितना पिटे हैं ये और कितना तबाही इनकी हुई है और अमेरिका से लेकर दुनिया भर में कितनी इनकी छीछी फजीहत हुई है। चलिए आगे चलिए, चेंज करिए। ईरान का विध्वंसक पलटवार, यूएई, कतर, यूएई और बहरीन पर दागी मिसाइलें, खाड़ी देशों में भारी तबाही। अब यहां से देखिए रिटेलिएशन की खबरें शुरू होती हैं। आगे चलिए। यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, दहल उठे अमेरिकी ठिकाने, ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में भारी जो है हमले किए हैं। दोहा में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद सरकार ने मोबाइल फोन पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया। वहीं यूएई ने ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। आगे चलिए। ओमान के दुक्म पोर्ट पर अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला, ईरान का दावा। एक एक अलग अलग देखिए कहां पर हमला हुआ और उस हमले से कितना नुकसान हुआ, अलग अलग देखिएगा। 6 देश इकट्ठा हो तो बल्क में हो गई खबर। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने ओमान के दुक्म पोर्ट पर अमेरिकी विमान वाहक पोतों के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म पर भारी हमला किया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के मुताबिक आईआरजीसी का दावा है कि हमले में इन ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। यानी ये नहीं कहा गया कि हमने नुकसान पहुंचाया या हमला किया है, वो बता रहे हैं पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। आईआरजीसी ने कहा कि ओमान में की गई यह कार्रवाई अमेरिका की बमबारी के जवाब में शुरू किए गए उसके जवाबी अभियान का तीसरा चरण है। संगठन ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई भी और तेज हो सकती है। अब आगे चलिए। ओमान हो गया। ये जो अमेरिका का दावा था कि 140 ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ये ओमान से लेके कतर, बहरीन सब हो रहा है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस हफ्ते ईरान पर तीसरे दौर के हमले किए गए और सेंटकॉम के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर जो हमला किया उसके जवाब में इस बार अमेरिका ने 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, 9 सैनिक ठिकाने, गोला बारूद भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि पिछले 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं, ताकि होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हमले की उसकी क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिकी सेना का यह भी दावा है कि मई की शुरुआत से अब तक
उसने 800 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने में मदद की, जिसमें करीब 40 करोड़ बैरल तेल ले जा रहे जहाज शामिल है। इसको हटा दीजिए, अगला लाइए। लेकिन इसी में खबर छिपी है जो आगे चर्चा में अभी भाव के साथ आएगी। 300 सैन्य ठिकानों पर पिछले तीन तीन राउंड में, 4 दिन में, एक दिन रोक करके 3 राउंड हुए, 300 सैन्य ठिकाने, और आज 140। और ट्रंप 28 फरवरी को ही ईरान में सब खत्म कर दिया था। नौसेना समंदर की तलहटी में थी, गहराइयों में थी, सब खत्म हो चुका था। तो ये किसके ठिकाने उड़ा रहे हो? ये कंप्लीटली सेंट्रल कमांड और ट्रंप अब बता रहे हैं कि वी आर फ्रॉड्स। दुनिया में एक फ्रॉड राज कर रहा है पिछले 50 साल से, सुपर पावर बन के। ये खुद सेंट्रल कमांड बता रहा है कि हमारे देश में एक फ्रॉड, फौज, ठग राष्ट्रपति बैठा है। इसकी बात कभी मत सुनना। सेंट्रल कमांड को मैं मानता हूं ठीक कर रहा होगा, उस सैनिक है वो बता रहे होंगे कि आज इतना हमला किए, इतना वो किए, कितना भी दबाव हो, लेकिन वो बता रहे। इसका मतलब कुछ बचे नहीं था, सारा वीरान हो गया था, समतल हो गया था, तो अब हमला किस पे कर रहे हो? और यही बात ईरान ने परसों सवाल भी उठाया था कि दोनों में से एक तो झूठ है, या तो ईरान अमेरिका की सेना झूठ या राष्ट्रपति झूठा है। अब देखिए, कतर के अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने कतर स्थित अमेरिका की अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर के साथ साथ कमांड एवं कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। यहां पर भी मेंटेनेंस, रिपेयर सेंटर और कमांड कंट्रोल सेंटर। आगे चलिए, एक और के बाद यहां पर ब्रेक लेंगे। हाँ, अमेरिका ओमान पर बना रहा होर्मुज में दूसरा रास्ता बनाने का दबाव, इस पर रोक करके सवाल लेंगे। ये क्यों चल रहा है मामला, और ईरान क्यों अब 5-6 देशों को एक साथ टारगेट कर रहा है? आईआरजीसी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ओमान सरकार पर दबाव बनाकर होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में जहाजों के लिए गैर कानूनी समुद्री रास्ता बनाने की कोशिश की है। होर्मुज स्ट्रेट के साउथ में, उसके नीचे, जस्ट नीचे, जिसको वैकल्पिक रूट कहा जा रहा था, और भारत का जहाज उधर घुसने की कोशिश किया था। तो आईआरजीसी ने, याद होगा आपको 2 दिन पहले, आईआरजीसी ने तत्काल उसको चेतावनी दी कि वापस लौटो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। और तत्काल वो भारत आ रहा था जहाज, और वो जहाज वहीं से लौट गया था। आईआरजीसी का दावा है कि उसकी नौसेना ने इस कोशिश को निर्णायक जवाब देकर रोक दिया है। आईआरजीसी ने कहा कि इसके बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में कई सैन्य ठिकानों और संचार टावरों पर हमले किए हैं। देखिए, सब आईआरजीसी बता रहा है कि हमारे इतने संचार टावर पर और सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। संगठन का कहना है कि इसके जवाब में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला किया गया है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने अपनी कार्रवाई जारी रखी तो उसे इससे भी ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब रोक दीजिए, यहां पर, यहीं पर रुकिए, इसके जस्ट बाद से आगे शुरू करेंगे एक सवाल के बाद, क्योंकि यहां पर इस युद्ध की असली असली जो जड़ है, पेच, वहां पर हम पहुंचे हैं। भाऊ, ये सन्नाटे में एक तरफ वालता, देखिए एक तरफ वालता, इसी को दोगलापन का भी एक परम और चरम रूप कहा जा सकता है। एक तरफ आप वालता कर रहे हो, उसमें उस वालता का पूरा सेंटर होर्मुज को बना रखा है कि होर्मुज में व्यापार सुगम हो जाए, और आप उस वालता के दौरान, इसका मतलब आप आए ही हो छल कपट बेईमानी और मक्कारी करने के लिए टेबल पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी के समानांतर आप उसके साउथ में एक नया रास्ता, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रास्ता खोलने की, बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए आशीष ये, जी, हाँ, ये जो इस्लामिक रिजोल्यूशन जो पास हुआ था, जो एग्रीमेंट पास हुआ था, इस्लामाबाद एग्रीमेंट, उसमें 14 पॉइंट में एक पॉइंट बड़ा क्लियर लिखा था कि हार्मुज पे ईरान का कंट्रोल रहेगा और ईरान हार्मुज खोल देगा। लेकिन पूर्ण रूप से खोलने में उसको 4 या 6 महीने का टाइम लगेगा। अभी एक वैकल्पिक रूट वो दे रहा है, उस रूट से आवागमन ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो माइंस बिछाई हुई है वो माइंस निकाली जाएगी। बहुत ही तार्किक पूर्ण रीजन था, और उस पे अमेरिका एग्री भी हो गया था। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इस्लामाबाद एग्रीमेंट पे एग्री करने के बाद, दोनों ने हाँ करने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाएगा, इसके लिए जिनीवा में वार्ता थी। जिनीवा में एग्रीमेंट पे वार्ता नहीं थी। एग्रीमेंट तो, डील तो हो गया था इस्लामाबाद में ही।
उसको कैसा लागू किया जाए फेज वाइज, उसके लिए, क्योंकि इनका कुछ पैसा भी डिफ्रीज होना था, कुछ बाकी सैंक्शंस उठने थे, ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा, इसके लिए जेनीवा में वार्ता होनी थी। जब उन्होंने कहा था कि हमने वैकल्पिक रूट दे रहे हैं और आप उसी रूट से निकलो, और हारमुज उन्होंने इस्लामाबाद एग्रीमेंट के बाद तो हारमुज खोल भी दिया था और एक रूट दिया था जिस रूट से आप आईआरजीसी को कहो कि हमको जहाज निकालना है, आईआरजीसी आपको रूट मैप दे देगा, आप रूट से निकल जाओ। यही चल रहा था ना, कई जहाज भी निकले थे उसमें। इसके चक्कर में इन द मीन टाइम अमेरिका ने, जैसा कि हमेशा अमेरिका करता है, अमेरिका पे कोई विश्वास नहीं रखता, अभी तो नाटो भी विश्वास नहीं रखता, यूरोपियन यूनियन भी विश्वास नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका इतना सेल्फिश हो गया है और खुद के स्वार्थ के सिवा अमेरिका को कुछ नहीं दिखता। तो अमेरिका ने इसी के चक्कर में एक वैकल्पिक रूट खोलने का प्रयास किया। ये बात जब आईआरजीसी को पता पड़ी तब भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ उन्होंने एक ही वार्निंग दी कि हमारे तयशुदा रूट से या हमें पूछे बगैर कोई भी हारमुज में उतरेगा तो हम हमला करेंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट का क्लॉज का वायलेशन है। एग्रीमेंट वही टूटेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा था कि हॉर्मुज हम खोल देंगे लेकिन हमारे वैकल्पिक रूट से 6 महीने बाद हारमुज फुल फ्लेज खुल जाएगा। यही बात हुई थी। जब इन्होंने अल्टरनेट रूट निकालने का प्रयास किया, वो अल्टरनेट रूट इसीलिए था, यदि कोई भी मतलब बच्चा थोड़ा चौथी पांचवी भी पढ़ा हो तो भी बता देगा कि आपको एग्रीमेंट में या डील में इन्वॉल्व करके सीज फायर के आप एक अलग रास्ता निकालना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी हालत में हारमुज पे ईरान का कंट्रोल नहीं चाहते, आपकी मनीषा ही नहीं है, आप हारमुज पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। इसलिए आप एक वैकल्पिक रूट खोल के बैठने की देखने की बात टेस्टिंग था। अब जिसके कहने पे भाई, यदि किसी के कहने पे जहाज उस वैकल्पिक रूट से जाए तो उसकी सिक्योरिटी की चिंता किसको होनी चाहिए? जिसने उस जहाज को भेजा। अमेरिका ने यदि वैकल्पिक रूट दिया है तो अमेरिका उसकी सिक्योरिटी करे, लेकिन हार्मोज में अमेरिका की स्थिति ही नहीं वो किसी को भी सिक्योरिटी दे पाए। इसके पहले हार्मोज में एंट्री करने के लिए अमेरिकन नेवी, जो विश्व की सबसे बलाढ्य नेवी मानी जाती है, उसने हाथ ऊपर कर दिए थे। हार्मोज के बाहर नाकाबंदी कर सकता है लेकिन हार्मोज में नहीं घुस रहा था। अब हार्मोज में आप जा नहीं सकते, वहां के लॉजिस्टिक कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है और आप लोगों को दे रहे हो, मतलब आप यहाँ बैठे हो और आप यहाँ से फोन करके किसी को न्यूयॉर्क में बोल रहे हो तो उधर से रास्ते से निकल जाइयो और पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मेरा नाम बताना। अरे भाई, तू इंडिया में बैठा है, तुझे मालूम नहीं न्यूयॉर्क में कुछ, ऐसे ही हवाबाजी में ही नहीं निकलवाए। अच्छा, जो लोग जहाज, कुछ लोग बेचारे अमेरिका के दबाव में घुसे उस रूट पे तो फायरिंग की उनने। इंडिया को क्या गरज थी उस जो रूट से जाने की? इंडिया को क्या गरज थी? लेकिन इंडिया भी खुरापति, अमेरिका तो बाप है ना अपना, जो अमेरिका बोलेगा करना पड़ता है। इसलिए हाँ, इंडियन जहाज उधर से निकले। इंडियन जहाज यदि ईरान, इंडियन जहाज तब उधर से निकलते ना आशीष जी, जब ईरान मना करता। ईरान तो इंडियन जहाजों को रास्ता दे ही रहा था। हम्म, उसके पहले भी हार्मुज से ईरान इंडियन जहाज निकले कि नहीं निकले? हम्म, और जब निकले तो बाहर किसने मारा उसको? हार्मुज से निकलने के बाद अमेरिका ने मारा। हमारा अमेरिका ने, हाँ। हाँ, फिर हार्मुज से तो इंडियन जहाज निकल रहे थे। क्या इंडियन जहाजों को जरूरत थी? क्या भारत सरकार को जरूरत थी उधर से रूट लेने की? बिना वजह आप छेड़ रहे हो ईरान को। और जब उन्होंने किया तो फिर क्या हुआ? अमेरिका के पास उन जहाजों को सुरक्षा देने का कोई जगह नहीं है, कोई बी प्लान नहीं है। वो ईरान पे हमला करते हैं। किए हमले आपने, और आपने ओपनिंग में जो कहा था ईरान पे 300 हमले, 800 हमले हुए हैं, ठीक है, टोटल 1600 बार तो ये बोल चुका है कि ईरान खत्म हो गया। हाँ। दिन में 3 बार वो ट्रूथ पे झूठ बोलता है। एक बार तो ये बोला कि मैं ईरान में कहां मारूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देयर इज नो टारगेट। जब तुम्हारा टारगेट नहीं तो तुम्हारा ये आर्मी सेंट्रल कमांड इतना यूजलेस है। टारगेट नहीं तो भी हवा में ही मार रहा है, जबरिया पहाड़ों में मिसाइलें गिरवा रहा है बताने के लिए कि हमने विस्फोट किए। फिर एक तरफ आपकी आर्मी बोलती है कि हमने इस शहर पे हमले किए, इस शहर पे हमले किए, इस शहर पे हमले किए। ये अमेरिका की जनता को सोचना चाहिए कि कैसे झूठे और मक्कार को उन्होंने व्हाइट हाउस में बिठाया है। और ये अभी एक मानसिक रूप से मुझे विक्षिप्त नजर आने लगा ये आदमी। हाँ। जिस हिसाब से नाचता है, गाता है स्टेज पे, किसी को कुछ भी बोल देता है, किसी का इंग्लैंड की क्वीन नाराज है उससे, उसने कहा कि क्लाउन है भाई, जोकर है ये, मस्करा है ये, इसको इससे दूर रहना चाहिए। इटली के प्राइम मिनिस्टर को क्या बोल देता है। और उसके लिए हमारा भारत बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसकी ये जो छिछोरी हरकत है इसको हवा किसने दी? हमने दी।
हमने दी, बाकी सबने तो शुरू में ही जवाब दे दिया था। हाँ, बाकी जिसने जवाब दिया वहां औकात में रह गए। अभी जरा बोले इटली के बारे में जरा, उसने गया था भारत अभी। को नरक का दरवाजा बोला, हेल होल बोला। इसके हाँ, बावजूद भी हमारा ये तथाकथित नपुंसक नेतृत्व यदि चुप रहता है तो इससे ज्यादा भारत की शर्मनाक स्थिति और इतने इससे ज्यादा अपमान भारत का नहीं हो सकता है। जवाब देना था, यस इट इज हेल होल, डोंट ट्राई टू मिडल इन और विल सेंड यू एट होल हेल। लेकिन नहीं, क्या होगा अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए तो। भारत कई बार सैंक्शन झेल चुका है अमेरिका के, पहली बार नहीं है। लेकिन इनको डर है सत्ता जाने का। असली इनको है लगता है सत्ता। कि इंदिरा गांधी का डीप स्टेट इन्होंने ही किया, हाँ। मनमोहन सिंह का डीप स्टेट इन्होंने ही किया। हम्म, ये जानते हैं क्योंकि ये उसका उस प्रोसेस का हिस्सा थे। हिस्सा थे। मनमोहन सिंह की सरकार निकालने में जो हिस्सा थी उन्हें मालूम है। वो आप यदि अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे भारत में सत्ता पाने के लिए तो आपको पता है अमेरिका क्या कर सकता है। मैंने यदि झगड़े में पड़ोसी की बार बार मदद ली तो मुझे मालूम है मेरा पड़ोसी कितना ताकतवर है। तो मैं ये पड़ोसी से डर सैंक्शन के से रहूंगा। नहीं, ये सत्ता बचाने के लिए खाली सत्ता मुख बचाने के दर्शक लिए बन इनको के लगता है कि मेरे प्रमोशन खिलाफ देने मेरे में। खिलाफ मेरे खिलाफ डीप स्टेट ना हो जाए, इसलिए इसको बाप बनाना जरूरी है। लेकिन सत्ता कहां करोगे तुम? किस भारत में सत्ता में रहना चाहते हो? जिस भारत को गुलाम बना रहे हो अमेरिका का, जिस भारत की अस्मिता पूर्ण रूप से अमेरिका के चरणों में आप छिन्न भिन्न कर रहे हो, किस गर्व के साथ कहोगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री है जो भारत इतनी बुरी स्थिति में है? वो गर्व से कहते रहेंगे, उनके पास मीडिया है, उनके पास लाख 2 लाख 4 लाख 50 लाख 1 करोड़ अंधभक्त हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, कोई मतलब नहीं है देश से। कल न्यूजीलैंड में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आपके प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री मोदी क्यों प्रेस का जवाब नहीं देते। वहां पर एक टंडन आशीष साहब थे, जी, अफसर। अफसर ने क्या इसमें जवाब दिया आप कल्पना करेंगे। मैंने वो बोला ना, उस टंडन के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ही शुड बी सेंट टू जेल फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किसने उसको अधिकार दिया भारत का अपमान करने के लिए? 75 साल की आजादी, हम मंगल पे यान भेज सकते हैं सबसे कम खर्चे में। हमारे यहां से विदेशों के सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। सिलिकॉन वैली में हम राज करते हैं, मोदी के बदौलत नहीं, इस देश के बदौलत, इस देश की जनता के बदौलत। ये हमारी जनता का कंट्रीब्यूशन है, सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इसमें। आज पूरे विश्व में यदि हम सबसे बड़े वेजिटेबल और फ्रूट प्रोड्यूसर है तो ये यहाँ के किसानों की है, सरकार की ने कुछ नहीं किया, किसानों ने किया है। आप देश को गाली दे रहे हो कि मेरे देश में सब लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं और उनको वो डायरेक्ट सुनना अच्छा लगता है प्रधानमंत्री का। किसने बताया तुझे रे टंडन, नालायक इंसान? कभी रूरल देखे बिचौलिए। हो क्या होता है? जरा रूरल में चलेंगे, जूते मारेंगे लोग। बोलने के लिए शब्द नहीं, शर्म आती है। प्रधानमंत्री तुम्हारा बोल नहीं सकता। तो इसके पहले प्रधानमंत्री जो जो बोल रहे थे तो क्या सारा देश अर्बन में रहता था? जवाहरलाल नेहरू पत्रकारों से बात करते तो पूरा इंडिया अर्बन था, शहरी हो गया था, गांव में कोई रहता ही नहीं था। यही तो नेहरू के इंदिरा जमाने गांधी में सब। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी, मनमोहन सिंह तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, अटल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, मोरारजी देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। और मोदी ने प्रेस से पूरे देश बोले को गांव में तो क्या ढकेल तब सारे दिया। लोग शहर में आते थे और मोदी जी मोदी, सत्ता में आते थे, लोग गांव में चले गए वापस। यही तो बताया टंडन ने कि मोदी ने भारत को ढकेल दिया पीछे, सबको ग्रामीण गरीब पिछड़ा बना दिया। अब कोई जो है सुन नहीं पाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब बताइए, बचाने के लिए ऐसी ऐसी दलील देते हैं, ये बेशर्मी का हद है। हम आते हैं ईरान पर। ईरान पर आगे जरा खबर कंटिन्यू करिए। यहाँ पर हमारे अपने साहब की तो बात होने लगती है तो फिर अंतहीन हो जाती है, वो इतने इनके कलाकार यहाँ हैं। लो भैया आगे खबर पे चलो, जहां तक आए थे उसके आगे चलिए। ईरान का जबरदस्त पलटवार, आईआरजीसी का जॉर्डन में यूएस कमांड यूनिट तबाह करने का दावा, यूएई बहरीन और कतर पर भी हमले। आगे चलिए। अमेरिका
अमेरिकी हमले का ईरान ने दिया जवाब। खाड़ी के 5 देशों पर, खाड़ी के 5 देशों पर बरसाई मिसाइलें। अभी इसमें भी कुछ और महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया है अंदर का, मैं आपको बता देता हूं। उसके आगे पहुंच गए। जॉर्डन में जो एयरबेस पे हमला हुआ है, उसमें ये दावा है प्रिंस हसन एयरबेस, इस पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है और इसमें दावा है कि एयरबेस का कमांड एवं कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन का हैंगर पूरी तरह नष्ट हो चुका है, बिल्कुल खत्म। हटा दो इसको, हटा दो। अभी इसको हम बोल रहे हैं दूसरा लग रहा है दूसरा। MQ-9 ड्रोन का हैंगर पूरी तरह नष्ट है। IRGC का दावा है कि इसमें कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो आपको मैंने बताया जॉर्डन वाला। और कुवैत और बहरीन में, यहां पर कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम गोला बारूद डिपो और रडार साइट को विस्फोटक ड्रोन से निशाना बनाया गया है। यानी जो एयर डिफेंस, सीधा एयर डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट एयर डिफेंस है, उसकी बैटरी पर यह अटैक किया है और गोला बारूद का डिपो और रडार साइट ये अटैक किया है। और ईरानी सेना ने कहा है कि एक और ड्रोन हमले में बहरीन में अमेरिकी संचार प्रणाली और रडार साइट, इसको निशाना बनाया गया है। ये अपडेट है अलग अलग जगहों कहां कहां पर हमला किया इन्होंने। अब जरा आपको कुछ फुटेज, मैप ये दिखा दें और ईरान के आधिकारिक ट्वीट दिखा देते हैं। लाओ भैया, ओशन टेक्निकल का। हाँ, स्मोक कैन बी राइजिंग ओवर द US Fifth Fleet headquarter in Bahrain after this morning's Iranian missile attack। देखिए, अब दिखा दीजिए, वो फोटो दिखा दीजिए। ये 5th फ्लीट की फोटो ओशन टेक्निकल ने जारी की है। यहाँ देखिए, ये 5th फ्लीट है, इसके ऊपर पूरा स्मोक आपको नजर आ रहा है। ये 5th फ्लीट पर कैसा हमला होगा इसका अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि वहां से तो कोई फुटेज जारी नहीं हो रहा है, लेकिन ये दुनिया भर में यही फुटेज अल जजीरा से लेकर और सब जगह चल रहा है। इसके बाद आप ये देखिए अगला, ईरान हैज लॉन्च्ड अटैक ऑन बहरीन, द UAE एंड कतर in an escalation from previous response to US strike. Explosions have been reported over Doha and Abu Dhabi। कह रहा था यूएई ना कि हमने नष्ट कर दिए हैं, हवा में रोक लिए मिसाइलें। अबू धाबी और कतर की राजधानी दोहा, इन दोनों में, यूएई के अबू धाबी, इन दोनों में एक्सप्लोजन्स की, विस्फोटों की आवाजें, धमाके सुने गई हैं। इसके बाद लाइए IRNA का ट्वीट लाइए। In a separate strike wave, Iranian drones also hit communication and radar infrastructure at US sites in Bahrain। बहरीन में जो कम्युनिकेशन और रडार इंफ्रा है अमेरिका का, उस पर भी अटैक किया है ईरान ने, ड्रोन अटैक। अगला लाइए, द फाइटर जेट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेंटर एंड कमांड सेंटर ऑफ दिस गैरिसन वेयर डिमोलिश्ड। ये यहां देखिए जहां पर अटैक किया है, इसके पहले वाले में आपने लिखा था इन ए सेपरेट स्ट्राइक वेव इरानियन ड्रोन्स आल्सो हिट कम्युनिकेशन एंड रडार इंफ्रा। वहां पर केवल अटैक किया है, हिट किया है, नष्ट करना नहीं दावा किया IRGC ने। लेकिन इसमें आप पढ़िए, फर्क देखिए दोनों ट्वीट में। द फाइटर जेट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेंटर एंड कमांड सेंटर ऑफ दिस गैरिसन वेयर डिमोलिश्ड, मतलब ये नष्ट कर दिया गया है। The US Israeli enemies should know that the continuation of its aggression will be met with even more crushing response। अब आगे हमला करोगे तो इससे ज्यादा करारा जवाब आपको दिया जाएगा, क्रशिंग रेस्पॉन्स। भाऊ, युद्ध, हम लोग रोज यही सवाल हालांकि करते हैं, क्या करें, नहीं युद्ध हम एक बार-बार दिन का विराम था। तो हम दर्शकों को बड़ा क्लियर कट कह देते हैं, हम न्यूज लॉन्चर पे विश्लेषण करते हैं और खबरें लाते हैं, सच्ची खबरें लाने का प्रयास करते हैं। 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ, तब से आज तक हमने एक बात देखी, IRGC के तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उसमें 100% सत्यता होती है। वो अपने यहां हुआ नुकसान भी मानते हैं। अयतुल्ला खमेनी का हत्या हुई, उनके ऊपर पूरा परिवार नष्ट हुआ, उन्होंने बाकायदा उसको भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपने यहाँ जो कमांडर मारे गए, बाकायदा उसका भी एक्सेप्टेंस किया।
उनके जहां जहां ठिकानों पे हमले हुए उन्होंने खुद फोटोग्राफ रिलीज किए। उनके यहां बच्चे मारे गए, उन्होंने मना नहीं किया। इसके उलट अमेरिका कभी सच नहीं बोला। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जरूर कहा कि हमने कितने हमले किए, लेकिन सेंट्रल कमांड ये कभी नहीं बताता कि उनके ऊपर हमले कहां हुए। और ये बातें फिर बाद में निकलती है जब सैटेलाइट पिक्चर्स सीएनएन देता है या अल जजीरा जब ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ बताता है, तब पता पड़ता है, और तब अमेरिका चुप रहता है, चुप्पी साध लेता है। एक बड़ा निगरानी करने वाला टोही विमान हरमुज में गिरा, हरमुज में गायब हो गया। ये सारी दुनिया कह रही है, लेकिन अमेरिका ने अभी भी रिकॉर्ड पे नहीं बताया कि हमारा एक गायब हो गया, कि जॉर्डन पे क्रैश लैंड हो गया, कि किसके तरफ गया, कि पानी में अंदर गोता खा गया। सारी मॉनिटरिंग एजेंसी बोलती है कि वहां पे एक एसओएस का मतलब एक डिस्ट्रेस कॉल आया बचाने के लिए, और उसके बाद वो गायब हो गया। अमेरिका ने वहां पे यूरेनियम निकालने का प्रयास किया, वो जो एक एक्सरसाइज की, उसमें क्योंकि उनका पायलट कहीं और था, ये कहीं और सॉल्टिस कर रहे थे। अमेरिका के पास इतना सैटेलाइट विजिलेंस होने के बाद आप पायलट कहीं ढूंढ कहीं रहे हो, और आपके कितने वहां पे नुकसान हुआ ये बताने के लिए नहीं हुआ। बाद में बलवा जब साइट दिखता पर है तब पता पड़ता है, दो विमान तो साइट पर नष्ट हुए, साइड पर गिरे जहां हुए खड़ी। दिखाए, तब आक्षेप करते हैं। तो इसीलिए हम बार बार हम आईआरजीसी की बात करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कम से कम वो सच्चाई बताते हैं। जिस दिन आईआरजीसी झूठ बोलने लगेंगे, उसको झूठ कहने में हमारा कोई लेना देना हाँ, नहीं है। तो कुल मिलाकर सच्ची बात आपके सामने रखनी है, और जो इस देश का मीडिया लगातार छुपा जाता है, क्योंकि हम तो बाप जी के साथ हैं, और हमारे बाप उनके बाप के नीचे नतमस्तक है। तो इनको ईरान विलन दिखता है, हमको ईरान विलन नहीं दिखता, इनको हमको ईरान दोस्त दिखता है। क्योंकि जब कोई भारत के साथ नहीं था तब ईरान था। ईरान ने भारत के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो हम ईरान को क्यों गलत माने। लेकिन इजराइल ने भारत के साथ गलत किया। अमेरिका ने जितना गलत किया शायद ही विश्व में किसी देश ने भारत के साथ गलत किया हो। रोज यार मैं अपमानित अभी करता है अमेरिका भारत यही को, अभी नरेंद्र भी कर मोदी रहा है। दुश्मन क्या कह देंगे, ये भक्तों को कुछ पता रहता नहीं है, जाहिलों की जमात है। यही नरेंद्र मोदी 1,000 करोड़ रुपए चाबहार में लगाए हैं भारत का, हाँ, और वहीं पर बम गिरा करके सब नष्ट कर दिया। मुंह नहीं खुल रहा। एक कम से कम एक वही लगा देते कि भैया वो हमारा इन्वेस्टमेंट था, थोड़ा सा ख्याल कर लो ना। वो तो भग लिए, पहले ही मिटा भग दो। लिए। हाँ, कौन खेत आशीष जी बेच के दो दो नरेंद्र जगह, मोदी को लगा। दो दो जगह से भग लिए। उस क्षेत्र में दो जगह से भग लिए। एक जगह से तो ये चारबाग में, और एक दूसरी जगह पे और एक जगह था जहां तो पहले ही विड्रॉ कर लिए उन्होंने। वहां एयर स्ट्रिप और बहुत कुछ डेवलप किया था। हाँ, वो उधर इधर था, उज्बेकिस्तान या इसके इस साइड में था। खैर, सरेंडर कर दिए। कोई खेत बेच के इनका तो लगा नहीं है, देश का पैसा है उसी पे मौज मार रहे। जब देश के हाँ पैसे पे हाँ, मौज मार रहे, देश का पैसा उड़ा दो, अमेरिका उसी में भाई खुश रहे। अभी आपको क्या लगता है ये देश का पैसा ही तो है, जिससे बाकायदा रशिया क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या छप रहा वहां के अखबारों में। हाँ, वहां के अखबारों में छप रहा है कि ये जो स्टेडियम में बिठाने के लिए लोग लाए थे, चार्टर्ड प्लेन से लाए थे अलग अलग चार्टर्ड शहरों से रहे। से। उनको दोनों टाइम की खाने की व्यवस्था की गई थी, करी रोटी मेनू छपा है, क्या क्या खाने को दे रही है। यहां से ढोल धमाके और नृत्य नृत्य और गायन करने वाले लोग यहां से जाते हैं। किसको दिखाना है भाई? ये अंध भक्तों को दिखाना है कि देखो मेरे को ऑस्ट्रेलिया में कितना हाहाकार करता है। एग्जैक्टली, भारत मैं का कहता हूँ कि अर्बुन भाई, रुपए अरे भाई, फूकते। आशीष चित्रांशी तो कुछ भी नहीं है, किसी पोस्ट पे नहीं है। उससे आधा ही पैसा हमको दे दो, इससे बड़ा शो करके दिखाएंगे हम अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, दुनिया के किसी हाँ, भी कोने में बताओ, हाँ। ला आशीष 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 आशीष। कहलवाने में क्या लगता है, बहुत मिल जाते भाड़े के, इनसे कम में इनसे कम में मिल जाएंगे, सही आधे बात है। पैसे में। क्योंकि कम से कम न्यूज लॉन्चर में कोई कमीशन खाने वाला नहीं होगा। हाँ। आपके यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे कितने लोगों ने बना दिया होगा, छोड़ दीजिए उसको। नहीं, सब छोड़िए भाऊ, दुनिया में मोदी के अलावा दूसरा नाम सोचिएगा कि जो राजनेता विदेशों में जाकर के रैलियां करता है। विदेशों में कोई, दुनिया में एक लीडर ढूंढिए कि जो विदेश में जाकर के रैली करता है। क्या लेना वहां चुनाव लड़ो, क्या करना चाह रहे हो? इसलिए कि तुम्हारे देश में तुम एक्सपोज हो चुके हो, कंप्लीटली भाई उतर देखो, चुका है कपड़ा।
देश में तो आप गुरु घंटाल हो गए, हाँ, और आप विश्व गुरु बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब अब विदेश भाई में ये भी हो कहो गए। कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पता ही नहीं आप क्या हो। हाँ, नहीं तो चार्टर्ड क्या, चार्टर्ड के ऊपर $100 देने के बाद भी नहीं लोग आते। नहीं नहीं, अब विदेश में भी पता चल गया। आज अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया, न्यूजीलैंड की मीडिया, अल जजीरा, गार्डियन, सारे के सारे तो लिख रहे हैं कि दुनिया में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अवार्ड दो दौड़ा आता है, दुनिया में एक ऐसा हाँ, प्रधानमंत्री है जो दूसरे देशों में जाकर के करी और रोटी पर भीड़ जुटाता है, दुनिया में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यक्रम में पब्लिक भरने के लिए चार्टर्ड से लोगों को बुलवाता है, और दुनिया को इकलौता नेता नरेंद्र मोदी है जो भारत का प्रधानमंत्री है। दुनिया की मीडिया लिख रही है, इससे ज्यादा थू थू क्या होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आंख बंद कर लो, कोई थू थू करता रहे, छी करता रहे, आंख बंद कर लो। चलिए इजाजत दीजिए, फिर हम आ गए अपने 56 इंची पर। इजाजत दीजिए, अभी 56 इंची पर तो अलग से कार्यक्रम करना है। दुनिया में सबसे बड़ी फजीहत की खबर है आज, सबसे बड़ी फजीहत की खबर। दुनिया में 1947 के बाद भारत को लेकर के ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी जो रिपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आई है। अगली खबर लेके आ रहे हैं हम। अभी इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।